ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस पर किस किस फैक्टर का प्रभाव पड़ता है। और हम तुम्हें बताते हैं कि किसी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को हमेशा दो ही तरह के फैक्टर प्रभावित करते हैं। भाई इकोसिस्टम में हम लोग क्या पढ़ते हैं, बायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर। ध्यान करो, हीट, लाइट, टेम्परेचर, विंड वेलोसिटी, ह्यूमिडिटी, ये सब किस में पढ़ते थे, निर्जीव फैक्टर में, एबायोटिक फैक्टर में। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर किस में पढ़ते थे, बायोस अर्थात बायोटिक फैक्टर में। तो इसी तरह फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करने वाले फैक्टर भी हमने दो भागों में बांटे। हीट, लाइट, टेम्परेचर ये क्या होंगे, एबायोटिक फैक्टर। चाहे इनको एबायोटिक फैक्टर कह दो, क्योंकि हीट, लाइट, टेम्परेचर, विंड वेलोसिटी तो शरीर से बाहर है, पौधे के शरीर से बाहर है, इसलिए इनको एक्सटर्नल फैक्टर कह दो, इन्वायरमेंटल फैक्टर कह दो, क्लाइमेटिक फैक्टर कह दो, बात एक ही है। और इसमें हम तुम्हें इफेक्ट ऑफ लाइट पढ़ाएंगे। हालांकि जब लाइट पढ़ाएंगे तो उसकी तीनों चीज़ें पढ़ाएंगे। तीनों चीज़ें मतलब क्वांटिटी, चलो पहले क्वालिटी बता दें। एक तो हम तुम्हें लाइट की क्वालिटी की बात करेंगे, चाहे क्वालिटी कह दें या कलर या वेवलेंथ, बात एक ही होती है। क्वांटिटी की भी बात करेंगे, कितनी लाइट डाली हमने, कितनी मात्रा डाली, क्वांटिटी कह दो, या इसको इंटेंसिटी। और हम ड्यूरेशन की भी बात करेंगे कि कितने घंटे लाइट डालने पर कितना फोटोसिंथेसिस होगा, अर्थात इसको फोटो पीरियड कह सकते हैं। साथ ही साथ हम लाइट के बाद बात करेंगे टेम्परेचर की, साथ ही साथ हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की, साथ ही साथ हम बात करेंगे वाटर की, साथ ही साथ हम बात करेंगे पोल्यूटेंट्स की, और साथ ही साथ हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। नहीं, ऑक्सीजन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में बनती है, उसका प्रोडक्ट है, ना कि रिएक्टेंट ना। ऑक्सीजन तो बनेगी, ना की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसकी बात नहीं करेंगे। अच्छा, इसी तरह जब हम तुम्हें बायोटिक फैक्टर पढ़ाएंगे, कौन कौन से बायोटिक फैक्टर फोटोसिंथेसिस पर प्रभाव डालते हैं, क्योंकि यहाँ बायो स्वयं पौधा है, इसलिए चाहो तुमको प्लांट फैक्टर कह दो या इंटरनल फैक्टर कह दो, इसमें भी तमाम चीज़ें पढ़ाएंगे। जैसे हम पत्तियों की बात करेंगे, अब पत्तियों में भी बहुत सारी बातें करेंगे कि किसी प्लांट पर कितनी सारी लीव्स हैं, साथ ही साथ उनकी पत्तियों की एज क्या है, साथ ही साथ उनकी फिलोटैक्सी अर्थात अरेंजमेंट कैसा है ना, तमाम बताएंगे फोटोसिंथेसिस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके इसी तरह हम इसकी भी बात करेंगे कि उन पत्तियों में हरा रंग कितना है, क्लोरोफिल की बात करेंगे। साथ ही साथ हम तुम्हें बताएं प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस की भी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे। और साथ ही साथ हम किसी और चीज़ की बात करेंगे जिसका नाम रख दिया हमने अननोन फैक्टर। तो इतनी सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है ना। अननोन फैक्टर की भी बात करेंगे। कुल मिला के कहें इतने सारे फैक्टर हैं जो फोटोसिंथेसिस पर प्रभाव डालते हैं। इनको पढ़ाएं, इससे पहले एक छोटी सी बात बता दें। जब कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है ना। एक तुमने शब्द सुना है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, शब्द सुना तो बताओ किसने दिया था, ब्लैकमैन ने। किसने दिया था, ब्लैकमैन ने दिया था। क्या होता है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, तो यही कहा जाता है कि जब कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है
वो उस फैक्टर पर डिपेंड करती है जो सबसे कम मात्रा में मौजूद होता है। ऐसे समझ नहीं आता अंग्रेजी में, हम तो कह रहे देहाती भाषा में समझो। ऐसे समझो कि तुम्हारा घर असम में है। असम मतलब जहाँ चाय की पत्ती के खूब बागान है, चाय की पत्ती कोई कमी नहीं। और पहाड़ी इलाके भी तुम भी जानते हो खूब नदियाँ बहती रहती हैं, अर्थात पानी की कोई कमी नहीं। भाई चाय बनाने के लिए हमें चाय की पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, पानी चाहिए, दूध चाहिए। तो असम का मतलब है चाय की पत्ती कोई कमी नहीं, चाय बनाने के लिए पानी की भी कोई कमी नहीं, और पहाड़ी इलाके पे खूब घास उगी होती, जानवर टहलते ही रहते हैं, खूब गाय भैंस टहल रही, बकरी टहल रही, इनकी दूध की कोई कमी नहीं। लेकिन वहाँ गन्ना नहीं होता, चीनी कम होती। सोचो तुम्हारे घर में, तुम असम में तुम्हारा घर है और तुम्हारे घर में मात्र 1 चम्मच चीनी है, कितने लोगों को मीठी चाय पिला पाओगे? सिर्फ 1 लोग को पिला पाओगे। इनकी आज तुम चाय बनाने में लिमिट लगा दी कि भाई 1 कप से ज़्यादा चाय नहीं बना सकते हैं। किसने? चीनी ने। समझो ना। अब उल्टा सोचो, जैसे मान लो तुम्हारा घर जो है मेरे गांव में है, फर्रुखाबाद के कस्बे में, कायमगंज में है, और हम तुम्हें बोलें कि ये गंगा जी वहीं से निकल के आती, कायमगंज फर्रुखाबाद होते हुए कानपुर से जाती। इनकी कहने का मतलब ये है कि वहाँ पानी की कोई कमी नहीं, और शुगर मिल हमारे कायमगंज में ही है, इनकी चीनी की कोई कमी नहीं आज। और हम बताते हैं कि गांव में तो तुम जानते हो गाय भैंस भी खूब पाली जाती है, दूध की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन सोचो तुम्हारे घर में सिर्फ 1 चुटकी ही चाय की पत्ती है, कितने लोगों को चाय पिला पाओगे? सिर्फ 1 लोग को 1 कप चाय ही बन पाएगी। तो आज चाय बनाने में लिमिट लगा दी है चाय की पत्ती ने, और जब तुम असम में रहते थे चाय बनाने में लिमिट लगाई थी चीनी ने। तो यही है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, कि जब कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है तो उसकी जो रेट होती है या प्रोडक्टिविटी है वो उस फैक्टर पर डिपेंड करती है जो सबसे कम मात्रा में मौजूद होता है। गांव में भी तो लोग कहते हैं चाहे जितनी मोटी जंजीर क्यों न बनाओ, बताते उस जंजीर की मजबूती उस लिंक पर, उस कड़ी पर डिपेंड करती है जो सबसे कमज़ोर होती है, वहीं से हमेशा टूटती है। तो ये था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है ना। हम तुम्हें सारे पढ़ाएंगे एक एक करके। देखो, जब कोई प्रोसेस कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है तो किसी एक फैक्टर का इफेक्ट कैसे पड़ा जाता है, तो तुमने ऐसा खूब देखा होगा जब तुमने बायल्स लॉ, केमिस्ट्री में पढ़ा हो, चार्ल्स लॉ पढ़ा हो। हम लोग क्या कहते थे? एट कांस्टेंट टेम्परेचर V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। इनकी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, तो बाकी फैक्टर को जिनका इफेक्ट पड़ रहे हैं उनको तो वेरी करते हैं, बाकी फैक्टर को कांस्टेंट कर देते हैं। तो मान लो ये कोई पौधा हमने लैब में रखा, थोड़ी देर के लिए महसूस करो कि कोई प्लांट है, ठीक है, गमले में रखा मान लो। तो हमने अभी इस प्लांट में मान लो हम इफेक्ट ऑफ लाइट पढ़ने जा रहे हैं, तो यहाँ पानी की कोई कमी नहीं होने देंगे, CO2 की कोई कमी नहीं होने देंगे, टेम्परेचर भी लैब का हम प्लांट के मन मुताबिक कर देंगे, ठीक है। अब हम जो है इस पौधे पर कभी कम कभी ज़्यादा लाइट डाल के इफेक्ट ऑफ लाइट पढ़ेंगे, ठीक। तो सारे फैक्टर कांस्टेंट कर दिया जाए, तब एक फैक्टर को वेरी करके देखते हैं कि इसके प्रोसेस पर, प्रोडक्टिविटी पर क्या फर्क आता है। हम कैसे जान लें कि पौधे ने, जैसे हमने लाइट का स्टडी करने जा रहे हैं, अब इस पौधे ने सुबह 8 बजे से 9 बजे तक कितना भोजन बनाया, सुबह 9 बजे से 10 बजे कितना बनाया, 10 से 11 बजे कितना बनाया, कैसे पता किया जाए? तमाम तरीके। 8 बजे से 9 बजे के बीच इस पौधे ने कितना लाइट डालने पर कितना भोजन बनाया, ये पता करना चाहते हो, या लो लाइट इंटेंसिटी पर, क्योंकि सुबह सूरज थोड़े डल होते हैं, लो लाइट इंटेंसिटी डालने पर कितना भोजन बनाया, इंटेंसिटी और बढ़ाई तो कितना भोजन बनाया, इंटेंसिटी और बढ़ाई तो कितना बनाया, कैसे पता करें? तो जैसे ही स्टडी करना शुरू करें उससे पहले पौधे का वजन तोल लो, और 1-2 घंटा लाइट डालने के बाद, जो भी तुम्हारा मन है उतने घंटे लाइट डालने के बाद फिर वजन तोल लो, जो डिफरेंस आएगा तुम्हें समझ जाओगे पौधे ने इतना भोजन बनाया। ऐसे मज़ा नहीं आता, इसमें एक्यूरेसी कम होती है। हमने एक बड़ा अच्छा तरीका निकाल लिया। क्या? फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन देखो क्या होती थी।
6CO2 प्लस 12H2O। लाइट की मौजूदगी में C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2 ना। तो पौधे ने भोजन बनाया। बस यहां पर एक चीज और जान लेना कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बने, इसके लिए हमें 48 क्वांटम लाइट की आवश्यकता पड़ती है। क्वांटम लाइट चाहिए। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि पर्टिकुलर लाइट में पौधे ने कितना भोजन बनाया। एक तरीका तो ये है कि डायरेक्ट हम भोजन को तौल लें, यानी कि स्टडी करने से पहले प्लांट का वेट ले लो, स्टडी करने के बाद वेट ले लो, जो डिफरेंस आया हम समझ जाएंगे इतना भोजन बनाया। लेकिन इसमें एक्यूरेसी बहुत कम होती है, गलती, क्योंकि गमले का वजन है, मिट्टी का वजन है, पानी का वजन है, फिर कुछ न कुछ ट्रांसपिरेशन भी हो गया होगा। तो दूसरा तरीका बहुत बढ़िया है, जरा इसको ऐसे लिख लेना क्या, 6CO2 ये बताती है रिएक्शन कि पौधा एक मॉलिक्यूल जब ग्लूकोज बनाएगा, देखो मॉलिक्यूल कहो तो सब में मॉलिक्यूल कहो, मोल कहो तो सब में मोल कहो, ठीक। एक मोल अगर ग्लूकोज बनाता है तब तक 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड भी इस्तेमाल कर चुका होगा, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया 6 मोल CO2, 48 क्वांटा लाइट, 1 मोल ग्लूकोज या बराबरी है 6 मोल ऑक्सीजन। अब ये ज़्यादा अच्छा है, पौधा जितनी देर में 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड खर्च करेगा, कह सकते हो उतनी देर में 1 मोल ग्लूकोज बना लेगा, या जितनी देर में 48 क्वांटा लाइट खर्च करेगा उतनी देर में 1 मोल ग्लूकोज बना लेगा, या जितनी देर में 6 मोल ऑक्सीजन निकालेगा उतनी देर में 1 मोल ग्लूकोज भी बना लेगा, ठीक है ना। ये सबसे बेहतर तरीका। लेकिन हमने कहा था पौधा कितनी CO2 इस्तेमाल करता है, इसको भी नापने तोलने में थोड़ी दिक्कत आती। सबसे बेहतर होता है ना फूड वाला उतना अच्छा माना जाता है, ना CO2 वाला। सबसे बेहतर होता है CO2 कितनी निकली ये पता कर लिया जाए। एक्चुअली होता क्या है, तूने एक पानी वाला प्लांट सुना है, हाइड्रिला का पौधा सुना, हाइड्रिला। भाई हाइड्रा शब्द ही पानी से होता है, पानी में से रहता है मान लो ये, ठीक। धूप में रखा इससे तो इसको फोटोसिंथेसिस करेगा। इधर क्या कि एक फनल से हम इसको ढक देते हैं। अरे फनल कीप माने फनल, जैसे नहीं स्कूटी में पेट्रोल डलवाते तो ऐसे लगाई जाती है, ऐसे उससे इसको ढक दिया, ठीक। ऊपर टेस्ट ट्यूब रख दी जाती है उलट के। अब अगर ये फोटोसिंथेसिस करेगा तो यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगी और बबल्स के रूप में बड़ी आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं इस टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन को ना। अगर इस पौधे ने 1 घंटे में 6 मोल ऑक्सीजन रिलीज कर दी तो हम समझ जाएंगे कि अंदर अंदर 1 मोल ग्लूकोज भी बन ही गया होगा। ये सबसे अच्छा तरीका होता है। इसलिए हाँ, यहां पर इसलिए 2 शब्द बोले जाते हैं। एक शब्द होता है क्वांटम रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट माने आवश्यकता। चाहे तो ऐसे कह दो कि 1 मोल ग्लूकोज बनाने के लिए कितने क्वांटल लाइट चाहिए, 48। लेकिन हमने कहा था ग्लूकोज को कम ध्यान दिया जाता है, ऑक्सीजन को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ऐसे भी तो लिख सकते हो, इसको 20 से हटा दो, क्या फर्क पड़ता है। इसको जरा दूसरी भाषा में लिख लें तो ऐसा लगता है कि चूंकि 48 क्वांटा नहीं, चूंकि 6 मोल ऑक्सीजन अगर बनाना चाहते हो तभी तो मोल ग्लूकोज बन पाएगा। 6 मोल ऑक्सीजन बनाना चाहते हो तो कितनी क्वांटा लाइट चाहिए थी, 48। तो बताओ 1 मोल ऑक्सीजन बनाने के लिए कितनी चाहिए, बटे 6 यानी कि 8 क्वांटा लाइट चाहिए। इसको कहते हैं क्वांटम रिक्वायरमेंट, कि अगर हम 1 मोल ऑक्सीजन बनाना चाहते हैं तो 8 क्वांटा लाइट चाहिए। ऐसे ही एक शब्द होता है क्वांटम एल्ड। एल्ड माने होता पैदावार। क्वांटम एल्ड बनी 1 क्वांटा लाइट कितनी ऑक्सीजन पैदा कर सकती है। तो अभी तो हमने देखा था चूंकि 48 क्वांटा लाइट होती
तो कितनी ऑक्सीजन पैदा होती? 6 मोल ऑक्सीजन। तो एक क्वांटा लाइट कितनी ऑक्सीजन पैदा कर सकती है? तो 6/48 यानी कि 1/8 मोल ऑक्सीजन पैदा कर सकती है। तो हमने कहा था कि ऑक्सीजन और लाइट को ध्यान में रखते हुए पौधे ने कितना फोटोसिंथेसिस किया ये कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए ज़्यादातर ये 2 शब्द चलते हैं। एक और छोटी सी शब्द बता दें तब आगे बढ़े। किसी भी फैक्टर को डिफाइन करने के लिए 3 शब्द बोले जाते हैं। एक शब्द होता है मिनिमम, एक होता है मैक्सिमम, एक होता है ऑप्टिमम। क्या मतलब है तीनों में? किसी फैक्टर का सहारा ले लेते, मान लो हम टेम्परेचर पर आधारित बताएं। जैसे शुरू में मान लिया हमने रूम का टेम्परेचर 0 डिग्री है, ठीक, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। हो सकता है 1 घंटे में पौधे ने बिल्कुल भोजन नहीं बनाया। टेम्परेचर मान लो हमने यहाँ पर थोड़ा बढ़ाया, 2 डिग्री किया मान लो, हो सकता है इसने थोड़ा बहुत भोजन बनाना शुरू कर दिया हो। ऐसे नकली तरीके समझाएं, ऐसा लगता है यहाँ गाड़ी चल रही है 0 किलोमीटर प्रति घंटा से, यानी कि गाड़ी रुकी हुई है, प्रोसेस चल नहीं रहा। थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया, हो सकता है 1 किलोमीटर प्रति घंटा से गाड़ी चलने लगी। टेम्परेचर बढ़ाया और गाड़ी स्पीड में चलने लगी, और स्पीड में चलने लगी, और स्पीड में। तुम जानते हो पूरी बायोस 0 से 40 डिग्री टेम्परेचर के बीच ही जिंदा रहती है, सारे जीव। तो हम हो सकता है जब हमने टेम्परेचर 30 डिग्री किया हो तो ये गाड़ी मान लो 180 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने लगी। 40 किया हो सकता है 150 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने लगी। 50 किया हो सकता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा चलने लगी, या 0 किलोमीटर प्रति घंटा चलने लगी। क्या समझ पाए? वो फैक्टर कंडीशन टेम्परेचर के लिए पढ़ा रहे हैं तो कह सकते हैं वो टेम्परेचर जिस पर कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस जस्ट शुरू होता है उसको मिनिमम टेम्परेचर अर्थात मिनिमम फैक्टर कंडीशन कहते हैं। जिस पर वो मैक्सिमम स्पीड से होता है उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर अर्थात ऑप्टिमम फैक्टर कंडीशन कहते हैं। और जिस कंडीशन के बियॉन्ड प्रोसेस बंद हो जाता है उसको मैक्सिमम टेम्परेचर कहते हैं, तो मैक्सिमम फैक्टर कंडीशन कहते हैं। बात ना, इस तरह की बात होती है। चलो हम एक एक करके सारे फैक्टर पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहला फैक्टर हमें पढ़ाना था इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन फोटोसिंथेसिस। पहले तो तुम्हें हम ये बताएं कि क्या वास्तव में फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट की आवश्यकता है भी कि नहीं। तो देखो भाई, लाइट की आवश्यकता है भी कि नहीं। बड़ा सिंपल है। एक प्लांट लो, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्लांट को 2 से 3 दिन के लिए धूप अंधेरे में रख देंगे। अंधेरे में रख देंगे, प्लेस्ड इन डार्क। क्यों, ऐसा क्यों करेंगे? देखो, जैसे हम लोग अपना एक्सेस फूड किस रूप में स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में। प्लांट के पास भी भोजन होता है स्टार्च के रूप में। जैसे हम लोग 24 घंटे खाना ना खाएं तो हम तुम्हें बताते हैं कि हमारे अंदर जितना स्टोर्ड फूड होता है सब खर्च हो जाता है। तो हमने यही सोच के इस पौधे को 2 से 3 दिन के लिए डार्क में रख दिया, जिससे इसके शरीर में पहले से कोई भोजन ना बचे। यानी कि इसको हमने डी स्टार्च्ड कर दिया फॉर 2 to 3 days इन डार्क में रख के हमने इसको डी स्टार्च बना दिया। ठीक, अब हम इस पे इफेक्ट ऑफ लाइट पढ़ना जा रहे हैं। शुरू करें इससे पहले क्या किया, इस कागज़ के ऊपर हमने एक काला कागज़ लिया, लीफ के ऊपर ऐसे काले कागज़ की स्ट्रिप चिपका दी। 2 काले कागज़ की पट्टियाँ ली, एक नीचे से एक ऊपर से लग के यहाँ क्लिप लगा दी, चिमटी लगा दी ऐसे। ठीक है, काला ही कागज़ क्यों लिया? फिजिक्स में पढ़ा होगा कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी उसको कहते हैं जो अपने ऊपर गिरने वाले 100% लाइट को एब्जॉर्ब कर ले। तो हमने मान लिया इस काले कागज़ ने पूरी लाइट एब्जॉर्ब कर ली होगी। अब इस ऑपरेटर्स को धूप में रख दिया।
ठीक है। एक दिन बाद मान लो इस पत्ती को हमने अब तोड़ा, स्ट्रिप को हटाया, ठीक। अब क्या करेंगे? तुम भी जानते हो कि प्लांट की लीफ डार्क ग्रीन होती है और जो ऑलरेडी डार्क कलर का हो उसके ऊपर दूसरा कलर इतनी आसानी से दिखाई नहीं देता है। तो हम चाहते हैं पत्ती पहले कलरलेस हो जाए। कलरलेस? अरे भाई, लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर तीन प्रकार के पिगमेंट पढ़ाए थे हमने, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स तो प्रोटीन नेचर के होते थे, कैरोटीनॉइड फैटी नेचर के होते थे, और क्लोरोफिल। तो हम क्या करेंगे, इस पत्ती के अंदर से जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर हरा रंग भरा है वो बाहर निकालना चाहते हैं, जिससे ये कलरलेस हो जाए। तो इसके लिए क्या किया हमने, इसको पानी में डाल के उबाल दिया, हीट कर दिया 15 मिनट के लिए। होता क्या है कि हीट करने से जो बायोमेम्ब्रेन्स होती हैं वो उनकी परमेबिलिटी ख़राब हो जाती है, अर्थात वो सेलेक्टिव परमेबल नेचर ख़त्म हो जाता है, वो प्रत्येक चीज़ के लिए परमेबल बन जाती है। तो हमने मान लिया कि सारा क्लोरोफिल बाहर आ गया होगा। लेकिन तुम भी जानते हो जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते, वो फैटी नेचर के होते हैं और घी तेल पानी में कहाँ घुलते हैं। अब वो अगर पत्ती के अंदर रहे तो पत्ती फिर कलर्ड रह जाएगी, उनको भी बाहर निकालना चाहते हैं। इसलिए अब हम क्या करेंगे, इस पत्ती को पानी में उबालने के बाद इसको एक बार किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में उबाल लेंगे, अर्थात एल्कोहल में उबाल लेंगे, ठीक है। जैसी पत्ती को एल्कोहल में हमने उबाला, ठीक है, तो हम मान सकते हैं कि जो कैरोटीनॉइड्स वाले पिगमेंट थे वो भी बाहर आ गए, पत्ती कुल मिला के कलरलेस हो गई। अब इस रंगहीन पत्ती के ऊपर, ठीक, हम डालेंगे आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन के लिए कहा जाता है स्टार्च को नीला कर देता है। तो जैसे ही इसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो पत्ती ने चूंकि फोटोसिंथेसिस किया है तो उसके अंदर स्टार्च बना होगा, तो आयोडीन सॉल्यूशन डालते ही पत्ती ब्लू कलर की हो गई। ये लेकिन जहां पर ये काला कागज लगा था वहां पर अभी भी कलरलेस रह गई। इससे क्या पता चला कि जहां पर पट्टी लगी थी, ब्लैक स्ट्रिप थी, यहां पर इसका मतलब लाइट नहीं पहुंची, इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। और जब फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो स्टार्च नहीं बना। जब स्टार्च है नहीं तो आयोडीन सॉल्यूशन नीला किसको करे। तो इस ब्लैक पेपर स्ट्रिप एक्सपेरिमेंट से साबित होता है कि हाँ, फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। चलो एक एक करके सारी चीज़ हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लाइट की मात्रा अर्थात क्वांटिटी अर्थात इंटेंसिटी की, कि लाइट की इंटेंसिटी का फोटोसिंथेसिस पर क्या फर्क पड़ता है। तो हम तुम्हें बताएं। कहा यह जाता है कि सूर्य से निकलकर पृथ्वी तक जितनी भी लाइट आती है, ठीक, उस लाइट का मात्र 1 से 3% ही प्लांट अपने शरीर के लिए अर्थात फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल कर पाते हैं। 1 से 3% यानी बहुत ही सूक्ष्म मात्रा। इसलिए पहली बात तो ये जानो कि लाइट जल्दी कभी फोटोसिंथेसिस के लिए लिमिटिंग फैक्टर नहीं बनती है। हाँ, अभी अलग बात है कि कभी कभी सर्दियों में देखा हो 10-11 बज जाते हैं, हल्का सा सूरज निकलते वरना नहीं निकलते, पूरे दिन कोहरा रहता है, अंधेरा रहता है। उस केस में हो सकता है लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए लिमिटिंग फैक्टर बन जाए। या बरसात के दिन होते हैं, खूब काले काले बादल हैं, सूरज नहीं निकल पा रहे, उस केस में संभावित है कि लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए लिमिटिंग फैक्टर बन जाए। लेकिन चूंकि यूजुअली नहीं बनती, क्योंकि पौधा बहुत ही सूक्ष्म मात्रा, बहुत ही कम परसेंटेज इस्तेमाल कर पाता लाइट का। ये अलग बात है कि कुछ पौधा है
वो अप टू 10% लाइट को इस्तेमाल कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। 2 साल पहले आया था नीट में। कौन सा पौधा मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, इस्तेमाल कर लेता है? शुगर केन, वो इस्तेमाल कर लेता है। तो पहली बात तो लाइट इंटेंसिटी जल्दी लिमिटिंग फैक्टर नहीं बनती है। अब जरा सोचो, लाइट की इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ाएंगे फ़र्क क्या आएगा? फोटोसिंथेसिस ग्राफ से समझाते हैं। ऐसे समझो सुबह की 5 बजे सूर्य नहीं निकलता, 6 बजे मान लो, थोड़ी बहुत प्रकाश की किरण आई पृथ्वी पर। हो सकता है पौधे ने कुछ, मान लो ऐसे समझाने के लिए वैल्यू ले रहे हैं, 1 किलोग्राम भोजन बनाया 1 घंटे में। सुबह 7 बजे पौधे ने और भोजन बनाना शुरू कर दिया, 8 बजे और भोजन बनाना शुरू कर दिया, 9 बजे और भोजन बनाना शुरू कर दिया, 10 बजे और भोजन बनाना शुरू कर दिया, है कि नहीं? लेकिन 10 बजे से लेकर 2 बजे तक पर्याप्त धूप होती है। तो हम बताना ये चाहते हैं, सारे पॉइंट मिला के देखो क्या होता है। यानी कि जैसे जैसे सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक के बीच, यानी कि जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ती है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ती ही चली जाती ना। और अब सोचो 11 बजे 12 बजे लाइट इंटेंसिटी और बढ़ा दो, तो फिर एक समय ऐसा आता है कि जब फोटोसिंथेसिस रेट और ज़्यादा नहीं बढ़ती, क्योंकि फिर दूसरे फैक्टर लिमिटिंग बनना शुरू हो जाते हैं, ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ जाता है। हाँ, तो यही है कि लाइट इंटेंसिटी बढ़ाने पर शुरू में तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ती है, फिर कांस्टेंट हो जाती है। अति से ज़्यादा अगर लाइट इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो हम तुम्हें बता चुके थे कि माना लाइट एनर्जी है जो कि अच्छी चीज़ है, लेकिन अति किसी चीज़ की बढ़िया नहीं होती। अति से ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो वो जला के राख कर देगी। अरे वो रिएक्शन सेंटर नहीं पढ़ाए थे पिगमेंट सिस्टम सेकंड और फर्स्ट में? जब उनके पास बहुत ज़्यादा लाइट आएगी तो वो फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल नष्ट हो जाएगा, ना होगा क्लोरोफिल ना होगी फोटोसिंथेसिस। तो अति से ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ाने तो फोटोसिंथेसिस की रेट और डिक्लाइन और कर जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से इनिशियली लाइट इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ती है। हाँ, ये अलग बात है कि जैसे अगर कोई घने घने जंगल है बहुत भयानक, तो अब थोड़ी मोड़ी धूप निकली अगर, तो ये संभावित है कि घने घने जंगलों में जो लीव्स हैं पौधों की, उनकी जो ऊपर वाली लीव्स हैं, हो सकता है इन्हीं के ऊपर लाइट गिरे, तो इस जंगल की एल्ड कम हो जाएगी। लाइट ऑन और बढ़ाओगे, इंटेंसिटी और बढ़ाओगे तो हो सकता है अंदर वाली पत्तियों पे भी लाइट पहुंचने लगे। जितनी ज़्यादा पत्तियां होंगी उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। और इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो हो सकता है जो छोटे छोटे पौधे ज़मीन पे उगे इनके पास भी लाइट पहुंचने लग जाए। तो डेंस फॉरेस्ट के लिए तो ये होता है कभी कभी कि लाइट इंटेंसिटी बढ़ाते लाइट इंटेंसिटी बढ़ाते चले जाओ, उस जंगल की फोटोसिंथेटिक एल्ड बढ़ती चली जाए। लेकिन एक इंडिविजुअल प्लांट के लिए ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। ये है बात इंटेंसिटी के बाद। बात आती है, यहीं पर एक शब्द और दिया होगा, कंपनसेशन पॉइंट। कंपनसेशन मतलब भरपाई। ऐसे माना जाता है कि यूजुअली प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस की रेट होती है वो 10 गुना फास्ट, 10 टाइम्स फास्टर होती है रेस्पिरेशन से। तो फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होता है, तभी पौधा ऑक्सीजन दे लेता, पौधे को बाहर दे लेता क्योंकि वो ज़्यादा तेज होती है। लेकिन सुबह 6 बजे की बात थी, फोटोसिंथेसिस नहीं हुई तो पौधा उल्टा इस ऑक्सीजन को खर्च कर रहा होगा। समझाने के लिए ऐसे छोड़ो ऐसे। फिर लेकिन सुबह के 7 बजे थोड़ी धूप आई, ऐसे समझा रहे, मान लो बाहर से 9 लीटर ऑक्सीजन को खर्च कर रहा था पर डे के हिसाब से। लेकिन जब 7 बजे थोड़ी लाइट इंटेंसिटी बढ़ गई, अंदर अंदर हल्का फुल्का फोटोसिंथेसिस होने लगा, अंदर अंदर थोड़ी ऑक्सीजन बनने लगी, तो हो सकता है अब 8 लीटर ऑक्सीजन खर्च करता हो। फिर 8 बजे 9 बजे जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ाओगे अंदर फोटोसिंथेसिस और होना शुरू हो जाएगी और ऑक्सीजन बनना शुरू हो जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि लगता है बाहर से बिल्कुल ऑक्सीजन खर्च करना बंद कर देगा पौधा, अंदर ही उतनी बनने लग जाएगी।
पौधा क्या कहेगा, वातावरण अब हमने तुम्हारी भरपाई कर दी, तुम्हारी ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसी लाइट इंटेंसिटी को कंपनसेशन पॉइंट कहते हैं, जिस पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ रेस्पिरेशन बराबर हो जाती है। तो लाइट इंटेंसिटी के बाद बात आई इसकी इंटेंसिटी, बात है क्वालिटी की, चाहे क्वालिटी कह दो या कलर कह दो, बात की है। देखो जरा, अच्छा जब हमने तुम्हें सोलर स्पेक्ट्रम पढ़ाया था, सूर्य से आने वाले प्रकाश को कई रंगों में तोड़ा था। ऐसे ये सूर्य थे मान लो भगवान, लाइट आई इनसे, अगर वेवलेंथ के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करें तो कहीं पर हो सकता है कॉस्मिक रेज बताई हूँ। हम तुमसे बार बार कह चुके कि तुम ये अपना वाला याद करना जो फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, मेरे चक्कर में ना पढ़ना, हमसे गड़बड़ हो जाता है। एक्स रे पढ़ाई थी, अल्ट्रा वायलेट रेज पढ़ाई थी, विबग्योर बताया था, रेड के बाद फार रेड बताई थी, ऐसे तमाम होता चला जाता था। ये भी कहा था कि हम ये जो विबग्योर वाला पार्ट होता है स्पेक्ट्रम का, सोलर स्पेक्ट्रम का, यही रेडिएशंस हमको आंखों से दिखाई पड़ते हैं या प्लांट फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इस वेवलेंथ की रेंज को ही हम लोग आम भाषा में लाइट कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। उसकी वेवलेंथ होती है 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम। कुछ किताबें अलग बोलती हैं 3900 से 7800 बोलती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे एंगस्ट्रॉम में लिख दें चाहे मिली माइक्रोन में लिख दें, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम में 10 मिली माइक्रोन, एक मिली माइक्रोन में 10 एंगस्ट्रॉम होते हैं, तो हम इसको मिली माइक्रोन लिख लें चाहे, ठीक है। लेकिन हमने तुमसे ये भी कहा था कि 3800 एंगस्ट्रॉम की लाइट डालने पर जस्ट फोटोसिंथेसिस स्टार्ट नहीं होती है, थोड़ा आगे होती थी। कितने पे? 400 के आसपास। इतनी वेवलेंथ लाइट डालने पर फोटोसिंथेसिस नहीं होती थी, थोड़ा पहले ही ख़त्म हो जाती थी 700 के आसपास। इसलिए इस रेंज को हमने पार कहा था, अर्थात फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कहा था, ठीक। यहाँ की जो वेवलेंथ है इसको हम 50-50 का अंतर किए दे रहे हैं, 450, 500, ग्रीन लाइट 5500 यानी कि 550, एवरेज येलो की मान ली वेवलेंथ 600, ऑरेंज की एवरेज मान ली हमने 650 और रेड की मान ली 700 मिली माइक्रोन वेवलेंथ मान ली। इसी पे फोटोसिंथेसिस होगा तो इसको हटा ही देंगे। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि किस कलर की लाइट में कितना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। चलो ग्राफ से दर्शाते हैं। देखो एक एक कलर में पढ़ोगे पागल ही हो जाओगे, ठीक है। हमने क्या किया, इन तीनों को मिला के वायलेट, इंडिगो और ब्लू, इन तीनों को मिला के हम एक साथ बोल दिया ब्लू जोन ऑफ सोलर स्पेक्ट्रम। येलो, ऑरेंज, रेड तीनों में लगभग काफ़ी सिमिलरिटी है, इनको मिला के बोल दिया रेड जोन ऑफ सोलर स्पेक्ट्रम, ठीक। यही निशान यहाँ आ गया, ये वाला निशान यहाँ आ गया, ये वाला निशान भी आ गया और ये वाला निशान भी मान लो आ गया। हम तुम्हें बताएंगे कि इस लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट के अंदर हमने तो तीन प्रकार के पिगमेंट बताए थे, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड और फाइकोबिलिन्स। ये जो ब्लू जोन ऑफ सोलर स्पेक्ट्रम होता है, इस लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट लीफ में दो प्रकार के पिगमेंट होते हैं। चलो एक हमने बना दिया क्लोरोफिल, ए बना दिया इसे ही। एक यहाँ पे इस लाइट को पसंद करता है क्लोरोफिल, बी भी पसंद करता है, और यहाँ पर मान लो कैरोटीनॉइड भी होते हैं। तो तीन प्रकार के पिगमेंट होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और जितनी ज़्यादा पौधा लाइट एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी का इनटेक करेगा, उतना ही आउटपुट देगा फूड के रूप में। लेकिन जो ग्रीन लाइट होती है इसको कोई भी पसंद नहीं करता है, इसलिए क्लोरोफिल बी भी नहीं पसंद करता है, क्लोरोफिल ए भी पसंद नहीं करता है, इसलिए इस जगह पर फोटोसिंथेसिस काफ़ी कम होगी। लेकिन जो रेड जोन की लाइट है इसको क्लोरोफिल ए सबसे ज़्यादा पसंद करता है
और क्लोरोफिल बी भी इस जगह की लाइट को थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हम पूछें कि किस कलर में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, तो ऐसे समझो इस लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए तुम्हारे घर में तीन लोग हैं। ऐसा लगता तुम हो क्लोरोफिल ए। मान लो तुम्हारी तनख्वाह है 4,000 रुपये। ये है तुम्हारे बड़े भाई, इनकी क्लोरोफिल बी मान लो, उनकी तनख्वाह मान लो 6,000 रुपये। और साथ साथ तुम्हारी भाभी भी हैं, अर्थात कैरोटीनॉइड, मान लो उनकी तनख्वाह 3,000 रुपये। तो इस जगह पर तुम्हारे घर में टोटल कितना पैसा आ रहा है? 13,000 रुपये आ रहा रुपये। इनकी तुम हर महीने 13,000 रुपये का सामान खरीद सकते हो क्योंकि इनकम इतनी है। ठीक है ना? अच्छा, अब ये रेड जोन में आए। यहाँ हो सकता है तुम्हारा प्रमोशन हो गया हो, यहाँ आते आते मतलब क्लोरोफिल ए हो सकता है 5,000 रुपये कमाने लगा। क्लोरोफिल बी ऐसा लगता है कि यहाँ आते आते मान लो 6,000 रुपये ही कमा रहा है, या 3,000 रुपये कमा रहा, थोड़ा घट गया। यहाँ भाभी तुम्हारी है नहीं, कैरोटीनॉइड है नहीं, तो बताओ यहाँ पर तुम्हारे घर में टोटल इनकम कितनी है? 8,000 रुपये। यानी कि हर महीने कितना सामान खरीद सकते हो? 8,000 रुपये का। भले तुमने मेहनत ज़्यादा कर दी, तुम्हारी इनकम तो बढ़ गई, 5,000 के बजाय 4,000 के बजाय 5,000 हो गई, लेकिन ओवरऑल यहाँ कमाने वाले लोग कम हैं, इसलिए कम आउटपुट मिल पाएगा। तो यही हम इसको ज़रा ग्राफ से दर्शाएं तो ऐसा लगता है ये जो लाइन अब बना रहे हैं ये फोटोसिंथेटिक एल्ड की है कि पौधे ने कितना भोजन बनाया। तो लगता है इस जोन में सबसे ज़्यादा भोजन बनाएगा। समझाने के लिए ऐसी वैल्यू लिख लें, फर्जी वैल्यू है। ऐसे समझो कि यहाँ पर पौधे ने 1 घंटे में मान लो 35 किलोग्राम भोजन बनाया। यहाँ आते आते ग्रीन जोन में आते आते लगता है 1 घंटे में 2 ही किलोग्राम भोजन बनाया। लेकिन रेड जोन में आते आते फिर बहुत तेज़ काम करने लगा पौधा, और यहाँ आते आते ऐसा लगता है 32 किलोग्राम भोजन बनाने लगा। तो बताना हम ये चाहते हैं कि किस कलर में पौधा सबसे तेज फोटोसिंथेसिस करेगा। तो बात को समझना, 2 शब्द हैं, एक होता है फोटोसिंथेटिक रेट, एक होता है फोटोसिंथेटिक एल्ड। दोनों में क्या अंतर समझो। एल्ड माने पैदावार। यहाँ पर तुम्हारे घर में एनर्जी ज़्यादा आ रही थी, इसलिए खर्च भी ज़्यादा, आउटपुट भी ज़्यादा दे सकते हो। तो ब्लू लाइट में फोटोसिंथेटिक एल्ड ज़्यादा होती। रेड लाइट में क्या है, तो मेहनत बहुत कर रहे थे, इसलिए इनकम भी तुम्हारी बढ़ गई, निजी इनकम, लेकिन ओवरऑल घर में कम पैसा आ रहा था। तो रेड लाइट में पौधा बताते हैं फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ जाती है, लेकिन एल्ड कम रहती है। रेड लाइट में देखो एक बात होता है, जैसे मान लो ये फूल है, बचपन में सुना था कि अगर ये लाल रंग का फूल है तो बताओ ये लाल क्यों दिखाई देता है। इसका मतलब ये होता है कि जब इसके ऊपर वाइट लाइट आके गिरती है तो विबग्योर के ये 6 रंग तो खुद एब्जॉर्ब कर लेता है और रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस भेज देता है, जो हमारी आंख पे टकराता है, इसलिए फूल लाल लगता है। अब सोचो सिर्फ इस पर रेड लाइट डाली जाती तो ये 100% लाइट को वापस ही कर देता। जब पौधे ने एनर्जी के रूप में कुछ खाया नहीं है तो भोजन के रूप में आउटपुट कहाँ से देगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जो जिस कलर का होता है उसी कलर में वो सबसे घटिया फोटोसिंथेसिस करता है। सोच बताओ, ग्रीन प्लांट लीस्ट फोटोसिंथेसिस करेंगे ग्रीन लाइट में, ब्लू एल्गी सबसे घटिया लीस्ट फोटोसिंथेसिस करेंगे ब्लू लाइट में, रेड एल्गी सबसे घटिया फोटोसिंथेसिस करेंगे रेड लाइट में, और उसके कंट्रास्ट में वो बेस्ट करते हैं। ग्रीन लाइट बेस्ट फोटोसिंथेसिस करेंगे किस लाइट में, ग्रीन प्लांट बेस्ट करेंगे रेड लाइट में, रेड एल्गी बेस्ट करेंगे ग्रीन लाइट में, ब्लू एल्गी बेस्ट फोटोसिंथेसिस करेंगे येलो लाइट में। तो चूंकि ये चैप्टर हम लोग ग्रीन प्लांट पर आधारित पढ़ाते हैं, इसलिए कहा जाता है कि ग्रीन प्लांट सबसे खराब फोटोसिंथेसिस करते हैं ग्रीन लाइट में, और रेट सबसे ज़्यादा होती है रेड लाइट में, एल्ड सबसे ज़्यादा होती है ब्लू लाइट में।
सोचो, अच्छा ये भी तुम्हारे घर में इनकम हो रही, ये भी इनकम हो रही, तुम डबल शिफ्ट में काम कर रहे हो, तो फिर मज़ा आ जाएगा, सोने पे सुहागा। तो ओवरऑल पूछा जाए पौधे किस लाइट में बेस्ट फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो कहोगे वाइट लाइट में, क्योंकि उसमें ब्लू जोन भी है, रेड जोन भी है। हाँ, जब सिंगल सिंगल कलर की बात की जाए, मोनोक्रोमेटिक लाइट की बात की जाए, तब कहा जाता है कि रेड सबसे ज़्यादा रेड लाइट में होती है ग्रीन प्लांट के लिए। पता तुम्हें पौधा किस लाइट में बेस्ट फोटोसिंथेसिस करता है? इसका एविडेंस दिया था एक वैज्ञानिक ने, इमर्सन ने। उन्होंने क्या किया, हम थोड़ा बुक से डिफरेंट बता दें। एक कांच की ऐसे स्लाइड ली, बायोलॉजी की लैब में देखी होगी, ऐसे कांच की स्लाइड होती है, ठीक, और इसके ऊपर इन्होंने ग्रीन एल्गी लिटा दिया। अरे यूलोथ्रिक्स, स्पाइरो वगैरह ऐसे तमाम सुने होंगे। ऐसे ग्रीन एल्गी लिटा दिया। एक कॉर्नर पर एरोबिक बैक्टीरिया रख दिए। एरोबिक बैक्टीरिया मतलब ये जिंदा रहने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते होंगे। अब तुमने हाई स्कूल में ध्यान करो एक्सपेरिमेंट किया हो, एक कांच का प्रिज्म दिया जाता था, उसके ऊपर जब व्हाइट लाइट डालते थे तो 7 रंगों में टूट जाती थी। इमर्सन ने क्या किया, एक वैज्ञानिक, दूसरे वैज्ञानिक थे गैरांग, उन्होंने एक स्क्रीन बनाई थी, वो स्क्रीन लगा दी, और जब इस पर व्हाइट लाइट सूर्य की पड़ी तो स्क्रीन से गुजरने के बाद ये बिब की ओर में टूट जाती थी, लाइट ऐसे स्प्लिट कर जाती थी ऐसे, ठीक। सारे सिस्टम को, ऑपरेटर्स को धूप में रख दिया। कुछ समय बाद देखा क्या, ये जो बैक्टीरिया थे यहाँ से गायब हो गए, माइग्रेट कर गए। कुछ बैक्टीरिया तो ब्लू वाले जोन के आसपास ऐसे इकट्ठे हो गए, और कुछ बैक्टीरिया जो है थोड़ा और बड़ा कर लें रेड वाले जोन के अंदर। तो इन्होंने देखा कि सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया रेड वाले जोन के पास सबसे ज़्यादा एकत्रित हो गए। एक सवाल तो यही पूछा जाता था, यहाँ से यहाँ तक जो बैक्टीरिया गए क्यों गए? क्योंकि इनको चाहिए थी ऑक्सीजन, जहाँ फोटोसिंथेसिस होगा वहीं ऑक्सीजन निकलेगी, उसी ऑक्सीजन के चक्कर में मूव कर गए। इन बैक्टीरिया का मूवमेंट कीमोटैक्टिक मूवमेंट कहलाता था, ये ऑक्सीजन नाम के केमिकल के चक्कर में गए। तो इस तरह से इमर्सन ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि रेड लाइट में सबसे तेज फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस की रेट जहाँ ज़्यादा होगी वहीं ऑक्सीजन की निकलने की रेट भी ज़्यादा होगी। और ग्रीन वाले जो ने देखा, एक आध बैक्टीरिया था, इनकी यहाँ ना के बराबर फोटोसिंथेसिस होती ना। इन्होंने देखा, अभी हमने जब स्पेक्ट्रम बनाया था तो 600-700 तक रेंज ली थी, चलो 700 को 680 कर लें। इमर्सन ने यह भी देखा था कि अगर इस एल्गी पर हम 680 मिली माइक्रोन से हायर वेवलेंथ की, अर्थात रेड लाइट से हायर वेवलेंथ की लाइट डालते हैं तो अचानक फिर फोटोसिंथेसिस घट जाती है। इमर्सन के पहले एक्सपेरिमेंट को इसलिए रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। यहाँ और ऊपर डालो घर से तो फोटोसिंथेसिस की एल्ड घट जाती थी। फिर इन्होंने क्या किया, एक बार फिर एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, रेड लाइट के साथ साथ अब की बार फॉर रेड लाइट भी डाली। ऐसे समझाने के लिए कहें कि मान लो पौधा रेड लाइट में 1 घंटे में 3 किलोग्राम भोजन बनाता था। जब इसके ऊपर हायर वेवलेंथ अर्थात फार रेड कलर की लाइट डाली तो देखा कि आधा किलोग्राम ही भोजन बना पा रहा 1 घंटे में। तो रेड से हायर वेवलेंथ डालने पर फोटोसिंथेसिस की रेट ड्रॉप हो जाती थी, इसलिए रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कहा। दोबारा एक्सपेरिमेंट किया, जब सेकंड एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें दोनों लाइट की का कॉम्बिनेशन डाला तो कितनी भोजन बनना चाहिए था, ऐसा लगता दोनों जोड़ दूं तो 3.5 किलोग्राम भोजन बनना चाहिए था 1 घंटे में। लेकिन पता चला यहाँ 3.5 किलोग्राम के बजाय 4 किलोग्राम बनने लगा। अरे ये कैसे? हाँ, जैसे 1 और 1 11 हो जाता है, लोग कहते हैं। दोनों की अलग अलग फोटोसिंथेटिक रेट जो थी उससे भी ज़्यादा भोजन बनने लगा, इसलिए सेकंड एक्सपेरिमेंट को इन्हेंसमेंट इफेक्ट कहते हैं। इन्हेंसमेंट इफेक्ट, इससे क्या पता चला सेकंड एक्सपेरिमेंट से? ध्यान करो, जब हमने पूरी लाइट रिएक्शन पढ़ाई थी तब हमने कहा था एक बड़ा भाई था, एक छोटा भाई था। छोटा भाई 680, बड़ा भाई 700 ना।
यही पता चलता था, इमर्सन सेकेंड एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता था कि प्लांट के अंदर दो दो प्रकार के पिगमेंट सिस्टम होते हैं, ठीक है। दोनों मिल जाते थे तब अच्छे से ATP और NADP2H बनता था, इसलिए फोटोसिंथेसिस की रेट दोनों की सम टोटल से भी ज़्यादा हो जाती है, इनहेंस कर जाती है। तो ये बात हुई लाइट की, कलर की। अब बात आई कितने घंटे लाइट डाली जाए, फोटो पीरियड की। अब ये तो ऐसी बात है कि जैसे मान लो तुम बाइक चला रहे हो, 10 किलोमीटर प्रति घंटा से बाइक चला रहे हो, ठीक, बाइक चला रहे हो मान लो, या दौड़ रहे हो तुम, तो हम तुमसे पूछे 1 घंटा दौड़ाएं तो कितने किलोमीटर चल लोगे, 10 किलोमीटर। 2 घंटा दौड़ाएं तो 20 किलोमीटर। 3 घंटा दौड़ाएं तो 30 किलोमीटर दूरी कवर कर लोगे। हाँ, यही कहा जाता है कि फोटोसिंथेसिस, लाइट का ड्यूरेशन बढ़ाने से फोटोसिंथेसिस की रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो चलेगा अभी भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से। लेकिन क्या है, 3 घंटा लगातार मौका दें तो 30 किलोमीटर दूरी जरूर कवर कर लोगे। यानी कि जितने घंटे लाइट डालोगे पौधे की ओवरऑल फोटोसिंथेटिक एल्ड बढ़ जाएगी, पैदावार बढ़ जाएगी, जबकि रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी एक सवाल पूछा जाता है, तुम अपने मन से बताओ, जैसे हम 24 घंटे के दिन है मान लो, सुबह शाम तक तो लगातार तुम्हें खाना खिलाते रहें, सेहत बनेगी कि बिगड़ जाएगी? सेहत नहीं बनेगी। तुम यही कहोगे गुरुजी पहले खाना खाए, सुबह वाला पच तो जाए, तब दोबारा खाएंगे, फिर उसको पचाएंगे, निकाल के बाहर आएंगे, तब तीसरा खाना खाएंगे। यही प्लांट के लिए कहा जाता है कि कंटिन्यूअस लाइट डालने पर बेस्ट फोटोसिंथेसिस नहीं होती, बल्कि कुछ लाइट डालो फिर डार्क कर दो, फिर कुछ समय के लिए लाइट डालो फिर डार्क कर दो। यानी कि इंटरमिटेंट लाइट में पौधा बेस्ट फोटोसिंथेसिस करता है, न कि कंटिन्यूअस लाइट में। समझ पाए ना? ये कहानी होती है लाइट के फोटो पीरियड की। तो लाइट खत्म हो गई। इसके बाद दूसरा फैक्टर हमें बताना था, जिसका नाम है, मान लो लाइट के बाद क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? तो 1 मिनट बस। देखो, अगर हम जनरल बात करें तो तुम समझते हो कि हाई टेम्परेचर को कौन से प्लांट टॉलरेट कर लेते थे? ट्रॉपिकल रीजन वाले, अर्थात C4 प्लांट जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर पर भी अच्छी फोटोसिंथेसिस करते रहेंगे, क्योंकि भाई वो 30 से 40 डिग्री टेम्परेचर तक बर्दाश्त कर लेते थे, और C3 प्लांट 20 से 30 डिग्री ही टेम्परेचर बर्दाश्त कर पाते थे ना। खैर ये तो C4 C3 की बात हो गई। लेकिन कोई भी हो, चाहे C3 हो C4 प्लांट हो, किसी एक पौधे पे बात करें तो तुम भी जानते थे कि फोटोसिंथेसिस के 2 एस्पेक्ट होते थे, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। और हमने तुम्हें जब डिटेल में पढ़ाया था तब बताया था कि कौन सा एस्पेक्ट एंजाइम डिपेंडेंट होता था। डार्क रिएक्शन के हर स्टेप में कोई न कोई एंजाइम इस्तेमाल होता था। लाइट रिएक्शन में तो सिंपली इलेक्ट्रॉन का बहाव होता था। तो डार्क रिएक्शन एंजाइमेटिक रिएक्शन होती थी, और तुम भी जानते हो एंजाइम टेम्परेचर और पीएच के प्रति बड़े सेंसिटिव होते हैं। तो अगर हम ऐसी टेम्परेचर की बात करें तो जैसे जैसे मान लो यहां 0 डिग्री टेम्परेचर है अभी, तो हो सकता है इस पौधे ने 1 घंटे में मान लो 1 किलोग्राम भोजन बनाया। फिर टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाया, मान लो हमने यहां टेम्परेचर 10 डिग्री टेम्परेचर कर दिया, तो प्लांट ने हो सकता है 2 किलोग्राम भोजन बनाने लगा प्रति घंटा के हिसाब से। मान लो टेम्परेचर यहाँ का 20 डिग्री कर दिया, तो प्लांट हो सकता है अब 4 किलोग्राम भोजन बनाने लगा प्रति घंटा। टेम्परेचर यहाँ का 30 डिग्री कर दिया, हो सकता है 8 किलोग्राम बनाने लगे प्रति घंटा। 40 डिग्री कर दिया,
हो सकता है 3 किलोग्राम बनाने लगा भोजन, 50 डिग्री कर दिया। हो सकता है आधा किलो भोजन बनाने लगा 1 घंटे में। क्या देख रहे तुम कि डार्क रिएक्शन जो होती है वो एंजाइम डिपेंडेंट रिएक्शन होती है और एंजाइम टेम्परेचर के प्रति बड़े सेंसिटिव होते हैं। तो जैसे जैसे हम शुरुआत में टेम्परेचर बढ़ाते हैं, रेट ऑफ डार्क रिएक्शन बढ़ती चली जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे एक शब्द होता है क्यूटेन, टेम्परेचर क्वोशिएंट। जैसे बस समझाएं कि मान लो पौधा 10 डिग्री टेम्परेचर पर भोजन बना रहा था 2 किलोग्राम, और 10 डिग्री और बढ़ाया, यानी कि 20 डिग्री पर देखें उसकी भोजन बनाने की दर क्या थी, 4 किलोग्राम। तो डार्क रिएक्शन के लिए कहा जाता है कि क्यूटेन की वैल्यू आती है 2, ऐसे 2 से 4 का जाए। किसी भी 2 टेम्परेचर रेंज की बात कर लो, जैसे मान लो 20 डिग्री पर बना रहा था प्लांट, कितना भोजन बना रहा था, 4 किलोग्राम, और 30 डिग्री पर 8 किलोग्राम, यहाँ पर भी रेंज है। तो माना जाता है कि ऐसे तो हमने अलग बात कही थी कि T4 प्लांट जो होते हैं, C4 प्लांट जो होते हैं हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं C3 की तुलना में, लेकिन C3 या C4 हो, जो डार्क रिएक्शन होती है प्रति 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी रिएक्शन या स्पीड डबल होती चली जाती है, क्योंकि एंजाइम एक्टिविटी डबल हो जाती है। तो क्यूटेन की वैल्यू डार्क रिएक्शन के लिए 2 होती है। लेकिन लाइट रिएक्शन में सिंपली इलेक्ट्रॉन का बहाव था। तो घटिया भाषा में समझो, मान लो जैसे एक पानी का जार ये है और दूसरे टब से जोड़ दिया हमने। अब पानी हो सकता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा से इधर से इधर जा रहा हो, ए वाले से बी वाले की तरफ ना। अब बाहर का टेम्परेचर चाहे 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो भी बहाव इतना ही रहेगा, चाहे 20 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें तो भी इतना ही रहेगा, चाहे 30 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, पानी के बहाव की स्पीड में कोई फर्क नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन के बहाव में कोई फर्क नहीं आएगा। इसलिए माना जाता है कि क्यूटेन की वैल्यू जो लाइट रिएक्शन होती है उसके लिए देखो R20 R10 में, अर्थात 10 डिग्री टेम्परेचर पर लाइट रिएक्शन की रेट और 20 डिग्री टेम्परेचर पर लाइट रिएक्शन की रेट की अगर तुलना करें तो ऐसा लगता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा बटे 3 किलोमीटर घंटा, यानी कि आंसर हमेशा 1 आता है। तो लाइट रिएक्शन पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है। डार्क रिएक्शन 0 से लेकर 30 डिग्री तक बढ़ती चली जाती है। 30 डिग्री के ऊपर बढ़ने पर डार्क रिएक्शन की रेट घटने लगती है, क्योंकि एंजाइम हाई टेम्परेचर पर नष्ट होने लगते हैं। बात समझना, ये तो कहानी हुई टेम्परेचर की। अब बात आई CO2 की। देखिए CO2 क्या फर्क डालती है फोटोसिंथेसिस पर। तो पहले तो हम तो बताएं क्या फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 वास्तव में आवश्यक है। एक्सपेरिमेंटली हम लोग प्रूव कर सकते हैं। एक वैज्ञानिक थे मॉल, मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट से इसको प्रूव कर सकते हैं कि हाँ फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 की आवश्यकता है। क्या किया जाता है इसमें देखो तो, कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा है भाई। ये तो बता ही चुके थे कि किसी भी फैक्टर की स्टडी करनी हो तो बाकी फैक्टर को पहले हमें स्थिर करना पड़ता है, कांस्टेंट करना पड़ता है। CO2 आवश्यक है कि नहीं ये पता करने के लिए सबसे पहले तो हम वही करेंगे, पौधे को डी-स्टार्च्ड बनाएंगे। डी-स्टार्च्ड प्लांट लिया, फिर हमने क्या किया, उसकी एक लीफ को ऐसे एक जार में बंद कर दिया। ऐसे कॉर्क लगा के ऐसे बंद कर दिया। और इधर क्या किया, इसमें CO2 से भीगी हुई KOH से भीगी हुई रुई रख दी। KOH जो कि CO2 को एब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक, पौधा ऑलरेडी पहले से ध्यान रखना डिस्चार्ज था। अब पूरे ऑपरेटर्स को धूप में रख दिया। धूप में रखने के बाद पत्ती को तोड़ा होगा,
फिर वही करेंगे, पहले पत्ती को पानी में 15 मिनट के लिए उबालेंगे, फिर एल्कोहल में उबालेंगे जिससे पत्ती कलरलेस बन जाए, सारा पिगमेंट मतलब बाहर आ जाए। फिर इस कलरलेस लीफ के ऊपर हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। अगर फोटोसिंथेसिस हुआ होगा तो पत्ती नीली पड़ जाएगी। तो हमने क्या देखा कि पीछे की जो पत्ती है वो तो नीली पड़ गई, इधर की नीली नहीं पड़ी, ब्लू कलर नहीं हुआ। तो हम समझ गए कि यहाँ चूंकि जार में KOH था, उसने CO2 एब्जॉर्ब कर ली, CO2 ना होने की वजह से इस पार्ट ने फोटोसिंथेसिस नहीं किया। सवाल ये पूछा जाता है जो कार्क के अंदर पार्ट दबा हुआ था वो कलर्ड क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कार्क की वजह से इस पोर्शन के ऊपर शायद लाइट नहीं पहुंची होगी, इसलिए इसने भी फोटोसिंथेसिस नहीं किया। तो फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 की आवश्यकता होती है। इस तरह से एक्सपेरिमेंटली हम प्रूव कर सकते हैं। अब बाकी की चीज़ें ऐसी हैं तुम बहुत आसान है। देखो हम तो बताएं, जब हम तुम्हें ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला चैप्टर पढ़ाएंगे उस दिन एयर का हम कंपोजिशन पढ़ाते हैं। उस दिन बताते हैं कि एयर में 79% तो नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है, मगर 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इनकी CO2 एयर में 0.2 अंक में, बहुत कम मात्रा है। इसलिए पहला पॉइंट ये जानना कि CO2 सबसे मेजर लिमिटिंग फैक्टर है, ठीक है ना, मेजर लिमिटिंग फैक्टर है। CO2 बहुत कम होती है एयर में, ये एक बात। दूसरी बात बताएं, इसलिए एक सवाल ऐसे भी पूछा जाता है कि टेरेस्ट्रियल प्लांट की तुलना में एक्वेटिक प्लांट अच्छा फोटोसिंथेसिस क्यों करते हैं? देखो भाई, ये है मान लो जमीन और ये है मान लो पानी। तो जो दो बातें हैं, एक तो हम तुम्हें बताएंगे कि टेरेस्ट्रियल प्लांट जो होते हैं वो अपनी लीफ में जो स्टोमेटा होते हैं उन्हीं से CO2 का इनटेक करते हैं, जबकि एयर में CO2 बहुत कम है, 0.03%। और जो पानी वाले पौधे होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर क्यूटिकल नहीं पाई जाती, इनके ऊपर तो बैक्सी लेयर होती है, इसलिए हर जगह से गैसेस एक्सचेंज नहीं कर सकते हम। और एक्वेटिक प्लांट के ऊपर बैक्सी क्यूटिकल नहीं होती है। अच्छा, सोचने वाली बात है, तो पानी में सड़ क्यों नहीं जाते? जैसे हमारे गाल में अंदर लिबलिबा म्यूकस होता है ना, इनके ऊपर म्यूकस की कोटिंग होती है रेदर देन बैक्सी क्यूटिकल। तो इससे क्या फर्क पड़ा कि ये लीफ हो, चाहे रूट हो, चाहे स्टेम हो, इंटायर बॉडी से गैसेस एक्सचेंज कर लेते हैं। और साथ ही साथ हम बताएंगे कि पानी में 10 गुना ज़्यादा भी कार्बन डाइऑक्साइड है एयर की तुलना में। तो एक तो CO2 की अवेलेबिलिटी ज़्यादा, ऊपर से एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया ज़्यादा, जितना ज़्यादा CO2 होगी उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेंगे, इसलिए ये बेहतर फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। या कभी कभी सवाल ऐसे पूछा जाता है कि पानी वाला पौधा है, हाइड्रिला का पौधा है, इसमें थोड़ा काली वाली कोल्ड ड्रिंक मिला दी, जैसे कोका कोला, पेप्सी, बताओ पौधा सूख हो जाएगा कि और भी हरा भरा हो जाएगा? तो भाई हम लोग जानते हैं कि काली वाली कोल्ड ड्रिंक में CO2 होती है, जितनी ज़्यादा CO2 होगी पौधा उतनी अच्छा और फोटोसिंथेसिस करेगा। या कभी कभी कोल्ड ड्रिंक बजाय पूछते हैं कली चूना थोड़ा सा मिला दें, कली चूना पानी में डालोगे तो भी CO2 निकलेगी, तो भी पौधा और अच्छा हरा भरा हो जाएगा। तो CO2 हम इसलिए करते हैं, ये पौधे एक्वेटिक प्लांट अच्छी फोटोसिंथेसिस करते हैं। CO2 कितनी होती है एयर में? चाहे तो कह दो 3 इतनी होती है CO2, इनकी 10.0 रेंज होती है, वैसे 0.03 से लेकर 0.04% होती है। एवरेज बात करें तो लगता है 0.036% होती है। 036 परसेंटेज है तो 100 का 10 हटाओ तो 1 2 3 1 2 3 1 0 अगर और बढ़ा तो देखो बढ़ा दो। और पता तुम्हें 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं, तो तुम ऐसे कह सकते हो कि 360 ppm होती है CO2। भाई CO2 को व्यक्त करने के केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन को व्यक्त करने के तमाम तरीके पड़े होंगे, ग्राम पर लीटर में सांद्रता,
मोलैलिटी में, नॉर्मेलिटी में, मोलैलिटी में, पीपीएम में। तो एयर में CO2 होती इतनी। अब एक और बात बताओ, हमने तुमसे ये कहा था कि जब हम खुद कमाएंगे तो अच्छा खर्च करेंगे, कि जब पापा हमें पैसा देंगे तब हम अच्छे से खर्च करेंगे। पापा की कमाई पे हम लोग अपने आप को रईस ज़्यादा समझते हैं, मन मुताबिक खर्च करते हैं। अपनी कमाई में तो 100 बार सोचना पड़ता है। वो कौन से प्लान थे जो खुद कमाते थे और खुद खर्च करते थे? C3। वो कौन से थे जो पापा कमा कमा के भेजते थे? C4। तो ये कहा जाता है कि मान लो एक किसी लैब में कंट्रोल्ड मीडियम में C3 प्लांट रखा, और दूसरी किसी लैब में मान लो C4 प्लांट रखा, ठीक? तो क्या होगा? यहां हमने थोड़ी सी CO2 बढ़ाई, हो सकता है पौधे ने फोटोसिंथेसिस की हो, थोड़ी और बढ़ाई और फोटोसिंथेसिस की हो। तो बताते हैं यहाँ एयर में अगर कम CO2 है, 360 ppm भी क्यों ना हो, या 360 माइक्रोलीटर CO2 ही क्यों ना हो। माइक्रोलीटर क्या लिख दिया, एक मिनट, लीटर माइक्रोलीटर पर लीटर एयर क्यों ना हो। तो इनको मीजोफिल सेल जबरदस्ती घसीट देती रहेंगी, खूब स्पीड में काम करते रहेंगे। इनकी ये बाहर CO2 कम भी हो तब भी फुल स्पीड में काम कर लेते हैं, अर्थात ये सेचुरेशन अचीव कर लेते हैं। जबकि ये पौधे क्या है, बाहर काफ़ी हाई CO2 लेवल हो, माइक्रोलीटर पर लीटर एयर में हो, तब जाके अपनी फुल स्पीड में काम कर सकते हैं। तो ये हाई CO2 लेवल पर सेचुरेट हो पाते हैं, मतलब फुल स्पीड में काम कर पाते हैं, और ये लो CO2 लेवल पर भी फुल स्पीड में काम करने लगते हैं। तो अगर हम तुम्हें पूछें कि ग्रीन हाउस क्रॉप के रूप में किन पौधों को उगाना चाहिए, इकोलॉजी में ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ा होगा, वहाँ गर्मी भी तो बढ़ने लगती है, साथ साथ CO2 लेवल बढ़ जाता है। अब CO2 बढ़ गई तो उसको खर्च करना है, तो हाई CO2 को भी खर्च करते रहेंगे कौन, ये वाले। तो C3 प्लांट को कभी कभी ग्रीन हाउस क्रॉप के रूप में उगाया जाता है। एक आध नाम बताओ अच्छा। जैसे हमने तुम्हें बताया टोमेटो है, बेल पेपर है, इनको ग्रीन हाउस क्रॉप के रूप में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो CO2 के लिए यही कहा जाता है कि CO2 लेवल थोड़ा मोड़ा बढ़ाओगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ती है, लेकिन C4 प्लांट जल्दी सेचुरेट हो जाते हैं, C3 प्लांट काफ़ी हायर लेवल पर सेचुरेट होते हैं। मत भूलना जहरीली गैस है, अति से ज़्यादा अगर बढ़ाओगे CO2 लेवल तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस घटने लगेगी, क्योंकि टॉक्सिक इफेक्ट पैदा करना शुरू कर देगी। तो CO2 के बाद हेडिंग है इफेक्ट ऑफ वाटर। कुछ बताने की जरूरत नहीं, बताते एक प्लांट अपनी रूट से दिन भर में जितना वाटर एब्जॉर्ब करता है वो ज़्यादातर पानी ट्रांसपिरेशन के रूप में उड़ा ही देता है। मात्र 1 से 2% वाटर ही इस्तेमाल करता है अपनी एक्टिविटी के लिए, अर्थात फोटोसिंथेसिस के लिए। 1-2% यानी कि बहुत सूक्ष्म मात्रा, इसलिए पानी भी जल्दी लिमिटिंग फैक्टर नहीं बनता। माना कि 6 CO2 + 12 H2 तब जाके कहीं भोजन बनता था। तो माना कि फोटोसिंथेसिस के लिए डायरेक्ट रॉ मटेरियल है पानी, लेकिन पानी की पौधे के पास पानी की जल्दी कोई कमी नहीं होती है, इसलिए पानी का एज ए रिएक्टेंट उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। नहीं है तो भोजन तो उसी से बनेगा, बता रहे हैं हम बात। मेजर लिमिटिंग फैक्टर कौन है? CO2। कहाँ से आती? इन्हीं स्टोमेटा से। तो बताते हैं फोटोसिंथेसिस कितनी हो ना कितनी ना हो, CO2 पानी का डायरेक्ट उतना रोल नहीं है जितना स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग में है। जब तुम्हें एनाटॉमी पढ़ाएंगे तब स्टोमेटा पढ़ाएंगे। ऐसे हम उस समय गार्ड सेल बनाएंगे किडनी जैसी, ठीक। इनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस कर लेती हैं। आसपास इनके सहारा देने वाली सेल्स अर्थात एसेसरीज या सब्सिडरी सेल भी पाई जाती हैं। ऐसे
अब होता क्या है कि फोटोसिंथेसिस हुई तो इनमें बनेगा भोजन, ग्लूकोज। ग्लूकोज पानी में घोलोगे गाढ़ा हो जाएगा, पानी पतला गाढ़ा हो जाएगा। तो जब इनका सेल साइड गाढ़ा हो जाता है तो आस पड़ोस की सेल से ये पानी एब्जॉर्ब कर लेती है। जब इनमें पानी आने लगता है तो अंदर प्रेशर बढ़ता है, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा ये पोर खुलना शुरू हो जाएगा। पोर खुलेगा तब CO2 अंदर आएगी। तो जरा सा भी स्टोमेटा बंद हो गए तो CO2 की कमी हो जाएगी। CO2 एक तो वैसे ही एयर में कम है, ऊपर से अंदर नहीं आ पाएगी, तो फोटोसिंथेसिस लिमिटेड हो जाएगा। इसलिए CO2 पानी का ज़्यादा बड़ा रोल स्टोमेटा के ओपनिंग क्लोजिंग में है। ठीक है ना। ये साथ ही साथ हम तुम्हें पढ़ाएंगे इफेक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट। पढ़ा चुके वैसे तुम्हें हम। दो ही नाम चर्चित हैं, एक पैन, फुल फॉर्म पढ़ लेना, एक DCMU। पैन का पूरा नाम क्या था? परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। DCMU का नाम था डाइक्लोरोफेनिल डाइमेथिल यूरिया। और हमने तुमसे कहा था कि किसी को गमले में पौधा रखा हो, पहले दिन बताया था जिस दिन हमने मेन मैकेनिज्म पढ़ाई थी, DCMU से भीगी रुई रख दें तो पता चला पौधे से ऑक्सीजन निकलना बंद हो गई। ऑक्सीजन निकलना का बंद होना क्या बताता है? फोटो सिस्टम सेकेंड नष्ट हो गया। तो इस तरह से ये भी फोटोसिंथेसिस पर प्रभाव डालते हैं। ये सब बायोटिक फैक्टर खत्म हो गए। इसके बाद हेडिंग बची थी एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर। एबायोटिक खत्म हो गया, बायोटिक फैक्टर बताने। बायोटिक फैक्टर में सबसे पहला हमने बताना था, हमने कहा था हम लीव्स की बात करेंगे, पत्तियों की बात करेंगे। नंबर क्या है, पत्तियों की एज क्या है, उनका अरेंजमेंट कैसा है, अर्थात ओरिएंटेशन कैसा है, हर चीज़ बताएंगे। तो तुम खुद ही सोचो। नंबर भाई, बेशक एक पौधे पर जितनी ज़्यादा लीव्स होगी उतना ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेगा, उतना ही ज़्यादा हमें बदले में भोजन देगा, है ना। सवाल पूछा जाएगा कि एक पौधे की आधी पत्तियां तोड़ दी गई, इधर भी लीफ, इधर भी लीफ, इधर भी लीफ, मान लो आधी पत्तियां तोड़ देंगे, बताओ क्या होगा। तो सोचो हमारे जैसे दो टांगे हैं और हम चलना शुरू किया तो हो सकता है हम 1 घंटे में 5 किलोमीटर की दूरी तय कर लें। एक टांग तोड़ दो, क्या होगा? टांग फड़फड़ाएगी तो बहुत, लेकिन 1 घंटे में हो सकता है आधी दूरी कवर कर पाए। तो यही होता है कि किसी पौधे की आधी पत्तियां तोड़ देने से माना जाता है कि फोटोसिंथेटिक एल्ड तो घट जाएगी, पौधा टोटल कितना भोजन बनाएगा वो तो घट जाएगा, लेकिन फोटोसिंथेसिस करने की रेट बढ़ जाएगी। एज में सोचो, तुम भी जानते हो कि बच्चे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बूढ़े लोग। बच्चे देखो ना, छोटे छोटे बच्चे झूला में लेटे रहते हैं, इतने हाथ पैर चलाते हैं, लगता है कि अभी झूला से निकाल दो तो पूरी पृथ्वी का परिक्रमा करके चले आए। और बूढ़े बाबा से कहना, बाबा वो पीटी करते हैं। एक बार जो उस मुँह पर हाथ कर भी लिए ना, हम नीचे नहीं आएंगे, चटर पटर बोले तब कहीं नीचे आ पाएंगे। तो हायर एज पर मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है, अर्थात फोटोसिंथेसिस भी कम होगी। ओरिएंटेशन, ऐसे समझो ये कोई पौधा है, इसकी इस नोड पर ये मान लो ईस्ट वेस्ट साइड में से पत्तियां लगी। अब हम इतना पकड़ नहीं पाएंगे, ऐसे इस मुट्ठी कोई पेड़ मान लेना, एक इधर लीफ लगी मान लो, एक इधर लीफ लगी। उसके ऊपर वाली नोड से मान लो एक इधर लीफ लगी और एक इधर लीफ लगी। जब फिलोटैक्सी पढ़ाई जाएगी तो 2 प्रकार की पढ़ाई जाएगी, सुपर इम्पोज्ड, अपोजिट डेकोसेट। अब सोचो ऊपर से लाइट आएगी तो हो सकता है इन पत्तियों पर खूब लाइट गिरे लेकिन इन पे छाया रहे। जब धूप कम गिरेगी तो भोजन कम बनेगा। लेकिन अगर इस नोड पर पत्तियां ऐसे लगी होती एक दूसरे के ऐसे 90 डिग्री पर, अब ऊपर से लाइट पड़ेगी तो प्रत्येक पत्ती पर खूब लाइट पड़ेगी, खूब फोटोसिंथेसिस होगा। तो अपोजिट डेकोसेट में अच्छा फोटोसिंथेसिस होता है रेदर देन सुपर इम्पोज्ड में। तो इस तरह से ओरिएंटेशन का भी फर्क पड़ता है। बात आई क्लोरोफिल की, जो वो हरा रंग होता है, तो इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं। एक वैज्ञानिक थे विल स्टेटर, उन्होंने क्या किया, एक ऐसा पौधा लिया जिसकी लीफ पर स्पॉट पाए जाते थे, जैसे क्रोटन के पौधे की लीफ देखना,
क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के आवश्यक है तो हमें वेरिएगेटेड लीफ लेनी पड़ेगी, चकत्तेदार पत्ती लेनी पड़ेगी। क्रोटन के पौधे में ऐसा होता है। करेंगे वही, पहले इसको डी स्टार्च बनाएंगे, फिर मान लो ये है क्रोटन की लीफ, फिर उसको धूप में रखेंगे, है कि नहीं। अब इसमें मान लो यहाँ ब्राउन कलर के स्पॉट पड़ा, ब्राउन कलर के स्पॉट पड़ा, ब्राउन कलर के स्पॉट पड़ा। अब पहले वही किया होगा कि इस पौधे को पहले धूप में डार्क में रखा होगा, डी स्टार्च बनाया होगा, फिर धूप में रखा होगा, फिर इस पत्ती को तोड़ा होगा, पहले पानी में उबाला, फिर क्लोरोफिल में उबाला, एल्कोहल में उबाला, इसके बाद इसके ऊपर आयोडीन सोल्यूशन डाला, और जैसे ही आयोडीन सोल्यूशन डालें जहाँ जहाँ स्टार्च होगा वहाँ वहाँ पत्ती ब्लू हो जाएगी। तो देखा ये जहाँ जहाँ स्पॉट थे उन एरिया को छोड़ दिया जाए, बाकी की पूरी पत्ती ब्लू हो गई। इससे समझ में आ गया कि जहाँ जहाँ पत्ती ब्राउन कलर की थी अर्थात क्लोरोफिल नहीं था वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल आवश्यक होता है, ये विलस्टेटर ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसका क्या फ़र्क पड़ता है। तो तुम अपने से सोचो कि अगर हम लोग एक बार खाना खा लें और पेट साफ ना हो तो दोबारा खाना खाने का मन नहीं करता है। पहले जो खाया वो ठिकाने लग जाए, फिर दूसरा खाओगे तो आसानी से डाइजेस्ट कर लेंगे। तो यही प्लांट में भी है। मान लो ये कोई प्लांट है, इसने लीफ ने फोटोसिंथेसिस किया, यहाँ फूड बना, अगर वो फूड किसी स्टोर ऑर्गन में पहुँच जाए, यहाँ से निकल कर मान लो पत्ती में ना हो, तब तो वो और भोजन बनाएगी। पत्ती में ही अगर एक्युमुलेट हो गया तो फिर पत्ती में फोटोसिंथेसिस स्लो हो जाएगा। तो प्रोडक्ट एक्युमुलेशन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को घटा देता है। इसी तरह एक और चीज़ है, एक चीज़ देखी गई कि पौधे को डार्क में रखने के बाद जब अचानक धूप में लाते हैं तुरंत फोटोसिंथेसिस शुरू नहीं होती। ऐसा क्यों होता है वैज्ञानिक अभी नहीं जान पाए, इसलिए इसको कहते हैं अननोन फैक्टर या प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर। ठीक है, तो पूरा चैप्टर खत्म हो गया। इसमें थोड़ा सा साइंटिस्ट बचे हैं तो वो अपने खुद से पढ़ लेना।